नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कॉमर्स ब्लॉग में। और कल जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में, तो हम पहला पार्ट उसका कवर कर लिए थे माइक्रो एनवायरनमेंट का। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है, माइक्रो इसको हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज इसके हैं जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हमें देखना है। फिर भी एक बार हल्का सा ब्रीफली हम देख लेते हैं मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है। तो मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो ऐसे फैक्टर्स और फोर्सेस को कंसिस्ट करता है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं होते हैं, और ये एक्सटर्नल होते हैं। मीन्स जो इंडस्ट्री होगी या जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके कंट्रोल के बाहर की चीज़ें होती हैं। ये बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अफेक्ट करती हैं। तो ऐसे फोर्सेस जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हों और बिजनेस पर्टिकुलर सिर्फ बिजनेस के लिए ना हो, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना हो, ऐसे फोर्सेस को हम मैक्रो फोर्सेस कहते हैं या मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। अब देख लेते हैं ये क्या क्या कंसिस्ट करते हैं। तो यहाँ कंपनी को कौन कौन से फोर्सेस हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो इसमें डेमोग्राफिक फोर्सेस हैं, इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, नेचुरल फोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, कल्चरल फोर्सेस हैं। अब ये फोर्सेस क्या हैं, कैसे हैं और किस तरह से अफेक्ट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, इसको अब हम सीक्वेंस में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है। तो डेमोग्राफी का अगर आप लोग मतलब जानते होंगे, अगर जैसे तो ह्यूमन पॉपुलेशन से और ह्यूमन से रिलेटेड कई चीज़ें जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इनसे रिलेटेड होती है। और जैसे साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन, इस तरह की चीज़ें। अब हम इन सब जो फैक्टर्स हैं इनको लाइन से सीक्वेंस से पढ़ते चलते हैं कि कैसे क्या ये कवर कर। सॉरी, थोड़ा फ़ोन कॉल के डिस्टरबेंस के लिए। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि जैसे क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। साइज होती है और डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, लोकेशन, एज। चलिए यहाँ पे डिस्कस ना करके इसको हम लाइन से खुद ही नीचे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं जिनका मार्केटर्स पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है वो क्या है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो जहाँ भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिस भी जगह पे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन जब ज़्यादा होगी तो सीधी सी चीज़ें हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब डिमांड पे वो कहीं ना कहीं असर डालेंगी। और ग्रोथ रेट भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे, ये एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। पहली चीज़ तो हम कंसीडर करते हैं पॉपुलेशन साइज क्या है। देखिए, पॉपुलेशन साइज की जब हम बात करते हैं तो कितने लोग हैं। अब एक आप एग्जांपल लीजिए कि आप मान लीजिए यूएस में बैठे हैं, आपको अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है। मान लीजिए आपको पेन बेचनी है, जो पेन आपके हाथ में होगी इस पेन को बेचना है आपको। तो आप सीधी सी बात है, ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करोगे तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो आप इसलिए सोचते हो कि किस मार्केट में बेचें। तो आप जब कंसीडर करोगे तो देखोगे अरे यार, इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत है, नेपाल की पॉपुलेशन कम है। तो आप नेपाल की जगह इंडिया में बेचना पसंद करोगे। बाकी चीज़ों को अभी हम छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ पॉपुलेशन पे हम जा रहे हैं। तो आप ये देखोगे कि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड काफ़ी होगी, लोग ज़्यादा खरीदेंगे। आप जितना नेपाल में एक साल में बेच पाओगे उतना आप यहाँ एक हफ्ते में बेच लोगे। तो ये चीज़ आप कंसीडर करोगे तो पॉपुलेशन साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब है पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। मान लीजिए आप कंट्री ए लिए, कंट्री बी लिए, दोनों कंट्री में ऑलमोस्ट अभी सेम जो है पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन के साथ साथ आप ये चीज़ ज़रूर कंसीडर करोगे कि ग्रोथ रेट कहाँ है। मान लीजिए आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हो,
दोनों का अभी मान लीजिए आप शेयर खरीदने जा रहे हो, दोनों शेयर 10-10 रुपए के हैं, लेकिन आप ये ज़रूर देखोगे कि रिटर्न किस पे ज़्यादा मिलेगा, किसकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ है। तो ठीक उसी तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो ये ज़रूर देखेगा कि ग्रोथ रेट कैसी है। ग्रोथ रेट अगर दोनों कंट्री की मान लीजिए पॉपुलेशन से सेम है और एक जगह ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो जहाँ पे ग्रोथ रेट ज़्यादा है वो डिमांड को आगे इंक्रीज़ कर सकती है। सेम अगर हम इसका एग्जांपल नेगेटिव वे में लें, तो अगर मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन कहीं चल रहा है और वहाँ की ग्रोथ रेट कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालेगा निगेटिवली। फिर ये डिमांड पे ये दोनों फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिमांड पे इनका पूरा जो है इफेक्ट रहता है। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है ही आगे एग्जांपल में कि ह्यूजली पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक इंडिया चाइना ग्रेटली सर्व एज बिग मार्केट, और इन सब चीज़ों के बारे में दिया है। फिर ले पॉपुलेशन साइज ग्रोथ रेट हमारा हो गया, और इसके बाद जो इसमें टर्म नहीं दिया है, जो ऊपर दिया था उसको हम देख लेते हैं, डेंसिटी को। डेंसिटी एक हिसाब से आप पॉपुलेशन से रिलेट कर सकते हो। डेंसिटी का मतलब हो गया कि जैसे किसी एक एरिया को लें, वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं। इसको और अच्छे से समझाते हैं। आप एक थाली लीजिए, एक थाली में आप 2 सेब रखिए, तो उसकी कम डेंसिटी होगी, कम डेंस माना जाएगा। इन कंपैरिजन आप दूसरी थाली में 4 सेब रखे हैं, तो डेंसिटी का कुल जो लेना देना है कि एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया में कितने ज़्यादा लोग हैं। जैसे राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी कम है। और इवन जो आप एकदम उसके वेस्टर्न पार्ट में चले जाएंगे जैसलमेर में, तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी एकदम कम है। आल्दो एरिया काफ़ी बड़ा है, साइज जो है वहाँ की काफ़ी बड़ी है, लेकिन डेंसिटी बहुत कम है, लोग बहुत कम हैं। उसी कंपेयर में आप दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली में आप जाओगे तो आपको छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी। तो इसलिए डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है। फिर एज स्ट्रक्चर, देखिए एज स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो लिखा है इसके अलावा भी हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडिया कहा जाता है नवयुवकों का देश, ठीक है, हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। अब बिज़नेस पे आप सोचोगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देखिए आप अगर कोई ऐसे बिज़नेस हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो जो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो यूथ को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो डेफिनेटली जो एज स्ट्रक्चर है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कैसा है। और चीज़ें अगर हम देखें तो एज स्ट्रक्चर के साथ साथ डिपेंडेंसी किस तरह से है, या ये बाकी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं रिलेट होगा आगे की और इन्वायरमेंट में। तो इस हिसाब से आपके लिए एज स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चाइना के केस में कहा जाता है कि चाइना के केस में अब यंग पॉपुलेशन, उनकी जो पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है लेकिन यंग पॉपुलेशन अब उनकी कम है, वहाँ पे मिडिल एज की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अगर एक कंपनी है जो बढ़िया फैंसी क्लोथ्स को बनाती है, तो इंडिया को टारगेट करेगी एज स्ट्रक्चर की वजह से। फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर लेते हैं, तो कि मतलब ऑक्यूपेशन का मतलब आप जान गए हो कि ऑक्यूपेशन कौन आदमी क्या काम कर रहा है। तो ऑक्यूपेशन को आप देखो, इसमें इन्होंने बेसिकली डिफाइंड किया प्राइमरी बेसिस पे, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये प्राइमरी पे है। सेकेंडरी पे इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और इन सब चीज़ों को लिया है। और टर्सरी में इन्होंने लिया है ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज को लिया है। तो इन चीज़ को लिया है, ये हमने पहले से भी पढ़ा है। अब जैसे इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया हमेशा जो है एग्रीकल्चर जो है डोमिनेंट रही है। अब जो शिफ्ट है वो बढ़ रहा है, और शिफ्ट अब ज़्यादा से ज़्यादा टर्सरी सेक्टर की तरफ भी बढ़ रहा है। अब ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझिए। ज़रूरतें हमारी स्ट्रक्चर के हिसाब से होती हैं। जैसे आप गांव में जाएंगे जहाँ खेती का बहुत ज़्यादा स्कोप है, वहाँ आप देखोगे डिमांड का पैटर्न जो है दूसरा होगा। आप एक शहर पे जाओगे जहाँ मान लीजिए किसी शहर में मैन्युफैक्चरिंग का काम काफ़ी चल रहा है, जैसे आप सूरत में जाओगे जहाँ मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी होती है, वहाँ का पैटर्न आपको दूसरा मिलेगा। आप एक ऐसी जगह जाओगे जैसे दिल्ली में है जहाँ सर्विस सेक्टर ज़्यादा है, क्योंकि फैक्ट्रीज वहाँ ज़्यादातर पोल्यूशन की वजह से बैन है। सर्विस सेक्टर वाले एरिया में आप जाओगे तो वहाँ पे डिमांड पैटर्न दूसरा होगा। जो सर्विस सेक्टर में है मान लीजिए उनको गैजेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो गैजेट्स की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है।
साथ ही साथ लाइफस्टाइल में भी काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। उसी जगह अगर आप एक गांव में जाओगे तो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। जैसे अब आप दिल्ली में चले जाओगे तो वहाँ ट्रैक्टर के पार्ट्स की डिमांड नहीं है, और अगर आप गांव की बाज़ार में चले जाओगे तो वहाँ लैपटॉप और फैंसी क्लोथ्स की डिमांड उस हिसाब से नहीं है। तो यही कहने का मतलब है कि जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हैं वो हमेशा से डिमांड को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, और जो स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से सूट करेगा। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट अगर अपना एक बड़ा सा स्टोर खोल ले किसी टीयर 3 सिटी के एक गांव में, तो आप सोचो वहाँ उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, या अगर दिल्ली के लाजपत नगर में खोले। तो इस चीज़ को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन सिंपल अगर टर्म में देखें तो लोग जो विलेज से शहर की तरफ जा रहे हैं, टाउन की तरफ जा रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से, और बेसिकली नॉन एग्रीकल्चर, उसे अर्बनाइजेशन में हम कंसीडर करते हैं। अब अर्बनाइजेशन का क्या लेना देना है, देखो यहाँ पे चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, इसको मैं पढ़ सकता हूँ। मैं जो अभी एग्जांपल्स दे रहा हूँ उस एग्जांपल्स के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, जिससे आपको समझने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक फैमिली है, एक फैमिली जो गांव में काम करती है खेती का, लो इनकम फैमिली है, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली है। वो दिन भर के 200 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं, किसी तरह से खाने पीने का चल रहा है कार्यक्रम, नहीं वो भी नहीं हो रहा है। वो फैमिली अब मूव करती है, शहर में जाती है। शहर में गई, वो एग्रीकल्चर से छोड़ के अब दूसरे कामों में लग गई। जो हस्बैंड है वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहाँ पे उसकी अर्निंग बढ़ गई, अलग तरह से हो गई। और जो उसकी वाइफ है वो घरों में जाती है, बाकी वहाँ हाउस होल्ड काम में मदद करती है, वहाँ से पैसे अर्न कर रही है। अब जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट के स्कूल में फ्री में एजुकेशन ले रहे हैं। अब आप देखोगे कि जो फैमिली पहले थी जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे घर में, गांव में, वो हार्डली दिन के 200 रुपये कमा रहे थे, और जो खाने के लिए भी परेशान थे, वो फैमिली अब मूव करके शहर में आ गई नॉन एग्रीकल्चर में सेक्टर में, और अब वो अच्छे खासे लगभग महीने के हम अगर कंसीडर करें तो 12 से 15 हज़ार रुपये मान लीजिए कमा लेते हैं। अब आप सोचो 200 रुपये डेली का मतलब आप सोचो 6 हज़ार रुपये मोटा मोटी महीने के कमाने वाला आदमी अगर बस 15 हज़ार रुपये कमाने लगेगा तो उसकी डिमांड पैटर्न में चेंज आएगा। अर्बनाइजेशन, अब वो शहर आ गया है तो शहर के हिसाब से वो चीज़ें खरीदना शुरू करेगा, उसकी डिमांड शहर के हिसाब से बनने लगेंगी। जैसे आप कह सकते हो कि वो थोड़ा पैसा बचाएंगे, फिर गर्मी से वो बचने के लिए हो सकता है कूलर की डिमांड करें। फिर अगर वो और चीज़ों को देखें, धीरे धीरे हो सकता है वो टीवी की डिमांड करें, या हो सकता है वॉशिंग मशीन की डिमांड करें, जैसे जैसे हम कंसीडर करते हैं कि उनकी इनकम बढ़ती जाती है। तो कहीं ना कहीं वो शहर में आने पे, अर्बनाइजेशन होने की वजह से जो उनका डिमांड पैटर्न है वो अफेक्ट कर रहा है। कंपनी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो विलेज की जो डिमांड है उनके हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है। अब अगर अर्बनाइजेशन का जो रेट है वो अगर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसको ये चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी कि आने वाले टाइम में हमारी डिमांड कम हो सकती है। तो उनको उस हिसाब से जो है एनालाइज करना चाहिए, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी चाहिए, और तो अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले ही बताया था, मैक्रो एनवायरनमेंट में हम एनवायरनमेंट को नहीं चेंज कर सकते हैं, बल्कि एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को चेंज कर सकते हैं। तो वो उस हिसाब से उनको खुद को चेंज करना पड़ेगा। साथ ही अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें जो शहर की है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती है, मान लीजिए जैसे कूलर हुआ, फ्रिज हुआ, वो देख रही है कि अर्बनाइजेशन का रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब वो क्या काम करेगी, वो देख रही है कि लो इनकम ग्रुप जो है वो ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में वो इसको एक एनवायरमेंटल स्कैनिंग में देखती है, एक अपॉर्चुनिटी के थ्रू देखती है। उसके बाद वो सब एनालिसिस करने के बाद कहती है कि अभी मान लीजिए मेरे पास सबसे सस्ती जो फ्रिज है वो 8 हज़ार की है, अब हम एक ऐसी छोटी फ्रिज बनाएंगे जो 6 हज़ार की हो। तो कहीं ना कहीं वो ये कोशिश कर रहा है कि जो कम इनकम के ग्रुप आ रहे हैं वो भी उसके प्रोडक्ट को ईजिली जो है अफोर्ड कर पाएँ। तो ये पूरा इन्वायरमेंट का काम है। आप इसको इस एग्जांपल के साथ हो सकता है समझ गए हो अच्छे से। फिर आगे देखते हैं इन सब। फिर कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लिटरेसी लेवल, इनकम लेवल, एथनिक कंपोजन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब चीज़ भी जो है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है अफेक्ट करती हैं। अब कैसे हैं बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है,
लिटरेसी लेवल का आप जान रहे हो कि जब लिटरेसी लेवल अच्छा होता है तो लोग दूसरे हिसाब से थोड़ा पढ़ लिख के अच्छी सी चीज़ों को ध्यान दे के खरीदने की कोशिश करते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ही है, अगर लिटरेट आदमी है थोड़ा, उसको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो उसके एक्सपायरी डेट, बाकी चीज़ें, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके कंपोनेंट्स देख के लेगा। ठीक, एक नॉर्मल आदमी है, अगर मान लीजिए लिटरेट नहीं हो जाएगा, उसको कुछ लेना है सामान, वो पैसा पकड़ाया दुकान पे, कहेगा साहब कुछ भी दे दीजिए, तो दुकानदार का जो मन है वो देगा उस हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें जो है लिटरेसी लेवल भी अफेक्ट करती है। और इनकम लेवल की जो बात करें तो अर्बनाइजेशन में ही हमने इनकम लेवल की भी बात कर ली है कि जब आदमी की इनकम 6,000 से 15,000 रुपये हो गई तो उसके डिमांड पैटर्न भी बदल गए। और चीज़ें हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, फैमिली साइज़ है, फैमिली साइज़ वगैरह भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे आपको एक छोटा एग्जांपल लें, अगर आप मान लो कहीं अकेले रह रहे हो तो आप नहाने के लिए बाल्टी आपको इस्तेमाल करनी है, तो आप एक बाल्टी रखोगे छोटी, आपका उसी में काम हो जाएगा, आप सिंगल हो, हार्डली 2 बाल्टी। लेकिन अगर आप यही बात करो, घर में कई लोग हैं, कपड़ा धोना है, तो जब कई लोगों का कपड़ा धोना, तो सीधी सी बात है बाल्टी या टब आप रखोगे। तो क्या है कि वो जो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड का पैटर्न है वो बदल गया है। फैमिली साइज इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली होने लगी हैं। तो इस तरह से ये डिमांड पैटर्न को बहुत बदलती हैं। और जब अभी आप ये साल 2 साल 4 साल में ये आपको ये बिजनेस एनवायरनमेंट कभी नहीं समझ में आएगा। मतलब साल 2 साल का अगर आप एग्जांपल लोगे, आप कुछ चीज़ें कंपेयर करो 1 डिकेड का, 2 डिकेड का, तो बिजनेस एनवायरनमेंट आप समझ पाओगे अच्छे से। क्योंकि कोई भी जो चेंज होते हैं वो लार्जर आप जब देखोगे तो ही आपको पता चलेंगे कि कैसे हुए हैं। फिर आगे आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में देखो क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑल दोज इकोनॉमिक फैक्टर्स विच हैव अ बियरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिनका बिजनेस इन्वायरमेंट की फंक्शनिंग पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ रहा है, वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इंक्लूड करेंगी। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का जैसे कि आप खुद ही समझ रहे होगे, इकोनॉमी से और बाकी चीज़ों से जो है इसका लेना देना है। अब हम लाइन से इसको देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है नेचर ऑफ इकोनॉमी। जहाँ पे भी आप जा रहे हो, इकोनॉमी का जो नेचर है वो कैसे है। इकोनॉमी, नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम का हमेशा मतलब जो होता है वो होता है कि जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है कंट्री में, वो किस हिसाब से हो रहा है। तो ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो नेचर ऑफ इकोनॉमी को डिफाइन करते हैं। अब अगर हम इसमें बात करें तो 3 तरह की इकोनॉमी होती है, हमको पता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो है मिक्स्ड है। कैपिटलिस्ट लाइक अमेरिका की हो गई, यूएस की, और सोशलिस्ट आप कह सकते हो यूएसएसआर की थी, और चाइना को भी कुछ हद तक कंसीडर कर सकते हो। हालांकि अब चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन मोटे तौर पे आप यही कंसीडर करोगे। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, आप देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, पहले मैं थोड़ा फीचर्स की बात कर लेता हूँ जिसमें लोगों को मान लीजिए नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी। कैपिटलिस्ट में होता है कि मार्केट जो है फ्री इकोनॉमी होती है, पूरी तरह से फ्री मार्केट होती है। गवर्नमेंट का उसमें कोई जो है रोक टोक नहीं होता है। गवर्नमेंट सिर्फ एक वॉच डॉग की तरह देखती रहती है। आप यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, प्राइस आप मार्केट के बेस पे डिफाइन कर सकते हो, अपना प्रॉफिट कमा सकते हो, सब कुछ है यहाँ पे आप कर सकते हो। सोशलिज्म में है, सोशलिस्ट में जो पूरी इकोनॉमी होती है, जो पूरे रिसोर्सेज होते हैं, फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, उसको स्टेट ओन्ड करती है, यानी गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं। और गवर्नमेंट का पूरा जो है इसमें इंटरफेयर होता है, और जो कुछ भी काम होता है वो स्टेट सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू ही होता है। तो आप यहाँ जो है प्राइवेट प्लेयर की जो है कोई गुंजाइश नहीं है, प्रॉफिट जैसी चीज़ें नहीं है ऐसा। उसका मेन जो उद्देश्य है वो है लोगों की सेवा करना। अब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में, जैसे यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर हैं। गवर्नमेंट को जहाँ लगता है कि ज़रूरत है लोगों की सेवा करने की, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करती है। जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि बाकी प्राइवेट प्लेयर भी आके अपना काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, वहाँ उनकी ज़रूरत है, वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गई, इस तरह की जो भी आप इंडस्ट्री लीजिए। अब कैपिटलिस्ट और इसका क्या है, मान लीजिए आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नया प्लांट कहीं ओपन करना है। तो अब नया प्लांट ओपन करने से पहले आप देखोगे कि इकोनॉमी कैसी है। कैपिटलिस्ट है, मतलब आपका पूरा फ़ायदा है, ठीक है चलो हम प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं और हम वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं
और गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है, यानी आपके लिए सब प्लस प्लस हो गया। सोशलिस्ट में है आप देखोगे कि यार यहाँ पे तो कोई स्कोप ही नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी में देखोगे कि हाँ मिक्स्ड इकोनॉमी में है, तो आप देखोगे कि क्या जो प्रोडक्शन हम करने जा रहे हैं वो गवर्नमेंट वहाँ अलाउ कर रही है, और अगर अलाउ कर रही है, जैसे फ्री है इलेक्ट्रॉनिक वगैरह के केसेस में जाते हैं तो वहाँ हम जाएंगे, उसके बाद हमको सर्टेन जो रेगुलेशंस होंगी गवर्नमेंट की, यहाँ पे आप देखो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, ऐसा नहीं है कि एकदम फ्री छोड़ दी है, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी पड़ेंगी। तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कंसीडर करोगे कि किस मार्केट में जाना आपके लिए अच्छा है। तो मार्केट जो नेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं इकोनॉमी में, ये हम नॉर्मल तौर पे देख रहे हैं। फिर स्ट्रक्चर एनाटोमी में देखिए, स्ट्रक्चरल एनाटोमी कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल आउटपुट कैसा है, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर फोर्स, कैपिटल फॉर्मेशन, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, ये सब चीज़ें हैं। अब 5 ईयर प्लान्स वगैरह, 5 ईयर प्लान को तो अब अबेंडन कर दिया गया है। तो 5 ईयर प्लान्स में जैसे होता था कि इकोनॉमी का एक फोकस होता था कि हम ये करने जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती थी। लेबर फोर्स कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लीजिए आपको लेबर इंटेंसिव काम करना है, प्रोडक्शन में आपके इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, लेबर इंटेंसिव है, तो इंडिया आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि चीपली लेबर अवेलेबल है और अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है, क्वालिटी भी अच्छी है। फिर कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल आपकी कैसे बन रही है, ट्रेड का कंपोजिशन कैसा है, इन्वेस्टमेंट का पैटर्न कैसा है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अफेक्ट करती हैं। गवर्नमेंट का रोल क्या है, फिर वही हम कहें कि अगर बिजनेस कहीं काम कर रहा है तो गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, देखिए बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट करती ही करती है, और गवर्नमेंट का जो है जो पॉलिसीज़ हैं वो फेवर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि फिजिकल पॉलिसी क्या है, सपोर्ट कर रही है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस क्या है, जैसे इंडस्ट्रीज़ में बहुत चीज़ें होती हैं, आप ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपका जो पैटर्न है बनाने का वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के अपोजिट में है, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम होगी। या आप किसी ऐसी जगह फैक्ट्री डालना चाहते हो कि जहाँ आप सस्ते दाम पे प्रोडक्शन करके उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जब अगर ऐसा केस में आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो वहाँ की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कैसी है। मान लीजिए वो एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा दे रहे हैं, चार्ज लगा रहे हैं, तो आपका अल्टीमेटली जो आप जहाँ पे भी बेचना चाह रहे हो अपने प्रोडक्ट को, वहाँ पहुँचते पहुँचते हाई चार्जेस की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया। या फिर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें इंपोर्टेड गुड्स की भी ज़रूरत है जो आपको वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट की इंपोर्ट पॉलिसी कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा उस पर टैक्स लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी करके बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सब इकोनॉमी के अंडर में आ रही हैं। मार्केट कैसी है, तो मार्केट के बारे में हम बात कर ही लिए हैं। फिर आता है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट का बहुत सीधी सी चीज़ है, हम सब जानते हैं, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, नेचर है, इकोलॉजी है, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट अफेक्ट करती हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वेरियस एस्पेक्ट होते हैं नेचर के, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, जहाँ पे आप जा रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, वेदर कैसे है, टोपोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं या नहीं हैं, और मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, उनकी क्वालिटी कैसी है, ठीक, इन सब चीज़ों को जो है बहुत ध्यान दिया जाता है। और आज की डेट में ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग पे, और वहाँ की गवर्नमेंट का किस तरह से जो है वहाँ के नेचर को कंजर्व करने का तरीका है। जैसे कि आप एक प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, आपको मान लीजिए कोल की ज़रूरत है, कोयले की, तो इंडिया में अगर आप बात करो तो आप बिहार के साइड में अगर आप जा रहे हो, वहाँ पे आपको इजली कोल अवेलेबल है, वहाँ पे आप प्रोडक्शन कर सकते हो, नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप कहीं और, वेदर वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आप किसी ऐसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं कि वेदर का जो है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आशीर्वाद का आटा आप जानते ही हैं, हर जगह फेमस है, तो उसके लिए एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट हैं उन पे वो बिज़नेस करते हैं या ट्रेड करते हैं,
तो उनके लिए वेदर कंडीशन ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और फॉसिल फ्यूल के बर्निंग की हम अभी बात कर रहे थे, जैसे कोल वगैरह की, इन सब की अवेलेबिलिटी या ज़रूरत है या नहीं है, फिर ओजोन लेयर को कितना नुकसान पहुंच रहा है उनके किसी काम की वजह से, और गवर्नमेंट का क्या रिस्ट्रिक्शंस है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए शॉर्टेज ऑफ, इसमें और चीज़ों को दिया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से क्या क्या फेस कर सकते हैं या क्या मेजर ट्रेंड है। तो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कई बार होता है कि नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि ऑयल हुआ, कोल हुआ, फ्रेश वाटर हुआ, पेट्रोलियम, इन सब का जो है जो अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल के रूप में वो कैसी है। उनका शॉर्टेज तो नहीं है, अगर शॉर्टेज है तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होंगे, ईजिली मिल पा रहे हैं या नहीं, या रेट क्या है, ये सारी चीज़ें। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी, तो अगर ऑयल को यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी जो है महंगा पड़ता है। इसके कंपेयर में उनको और क्या ऐसे रिसोर्सेज मिल सकते हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं वो उनको चीपर रेट पे पड़े, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीज़ें। अब एक और चीज़ आप कंसीडर करो, जैसे सोलर एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज में इन सब चीज़ों की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सोलर एनर्जी आप ऐसे ही एरिया में कर सकते हो जहाँ पे धूप अच्छी खासी निकलती हो। और अब कनाडा में तो मुझे नहीं लगता है, मैं गया नहीं हूँ, एक अंदाज़ा ही लगा रहा हूँ, ठंडी जगह है काफ़ी, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी तो मुझे नहीं लगता है काम करेगी, या हो सकता है काम करे, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है। फिर विंड का है, तो विंड आप देखोगे कोस्टल एरियाज़ पे ही होती हैं, जैसे अगर आप गुजरात रीजन में गए हो तो वहाँ पे कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पे विंड के थ्रू जो है विंड से एनर्जी वहाँ पे बनाई जाती है, जिसको आप पवन चक्की भी कहते हो। और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी, न्यूक्लियर एनर्जी अपनी रावत भाटा प्लांट है, जैसे NPCIL का राजस्थान में, और इसका है तारापुर महाराष्ट्र में है, ऐसे ऐसे है न्यूक्लियर एनर्जी, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। इंक्रीज्ड पोल्यूशन लेवल जो है अगर इंक्रीज कर रहा है तो नेचर पे वो जो है निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जो बात हम कर रहे थे वो आ गया कि गवर्नमेंट का जो है इंटरवेंशन कैसा है नेचर के लिए। अब देखिए आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, अगर आप गाड़ियों के बारे में थोड़ा भी जानकारी रखते हैं तो उनके पोल्यूशन जो वो निकालती हैं धुआं, वो कितना निकालेंगे उससे रिलेटेड एक नॉर्म होता है जिसे हम BS नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। अप्रैल 2017 में BS फॉर्म का 4 का नॉर्म लगा, अप्रैल 2020 से BS 6 लग गया, अब अगले साल से 2022 से BS 6 पार्ट 2 लगने वाला है। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट जो है उसका इंटरवेंशन कितना किसी इंडस्ट्री में नेचर को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, जैसे कि पोल्यूशन कम हो इसलिए BS नॉर्म्स ला रही है, नेचर को कम लॉस हो, CNG पे ज़्यादा फोकस कर रही है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इंडिया में जैसे दिल्ली गवर्नमेंट हुई और भी गवर्नमेंट हुई, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी दे रही हैं। वो क्यों दे रही हैं, वो इसीलिए दे रही हैं कि पोल्यूशन जो है वो कम हो। जैसे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अभी आपको सब्सिडी मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपका इम्पैक्ट डालती हैं। अब ये आप पूछोगे कि कैसे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर हो, आपको गाड़ी अपनी बेचनी है, और अगर गवर्नमेंट आपका सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट नहीं है कि आपके प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है लोगों को, तो डिमांड बढ़ेगी ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर टेक्नोलॉजी आता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी आएंगी कि किसी, देखो इसमें कंट्री में क्या है कि कंट्री में करेंट टाइम में जो टेक्नोलॉजी का एक लेवल है वो कैसा है, लोग टेक्नोलॉजी के लिए कितना जागरूक हैं, उनको कितनी जानकारी है, कितने ट्रेंड हैं, कितनी रिसर्च है वहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइंटिफिक लॉस कैसे हैं, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है तो उसको जो है कैसे बचाया जा सकता है, या उसके लिए क्या लॉ हैं गवर्नमेंट के पास, फॉरेन टेक्नोलॉजी को आप एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते, किसी टेक्नोलॉजी को आप इंपोर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो ज़रूरी हैं, और इसको हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं। अगर मान लो आप किसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ टेक्नोलॉजी का अच्छा लेवल है, जैसे टेक्निकल आप बोलते हो कि वो सुपीरियर है, जैसे टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो USSR यानी रसिया, जो पहले की USSR थी अब रसिया है, वो काफ़ी टाइम से उसमें आगे रहे हैं। जर्मन की आप बात करो, उसके बाद अगर आप USA की बात करो तो क्या है कि वो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी आगे हैं। अब नेपाल से तो उनका स्टैंडर्ड बहुत आगे है। नेपाल का मतलब हो गया कि क्लास 1 के लड़के का आप जो है एक
PhD स्कॉलर से आप कंपेयर कर रहे हो USA का, इस हिसाब से चीज़ें हो गई। तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो काफ़ी आगे है। फिर रिसर्च और डेवलपमेंट वहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैसा है या उसमें क्या इंसेंटिव है। अगर मान लो आप कोई ऐसा बिजनेस चला रहे हो जहाँ पे टेक्नोलॉजी में कुछ नया आ रहा है, तो उसको क्या आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बेसिकली जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप उठा सकते हो। फर्स्ट मूवर का मतलब टेक्नोलॉजी को सबसे पहले इस्तेमाल करके आप एक पुरानी टेक्निक से प्रोडक्शन कर रहे हो जहाँ पे आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करने में 2 दिन लग रहे हैं, और 2 दिन के साथ साथ जो है काफ़ी कॉस्ट लग रही है। नई टेक्नोलॉजी आई, वो 100 यूनिट जो आपकी 1 घंटे में प्रोड्यूस कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है कितना तेज़ बढ़ गया। आप बात करो जैसे कभी शादी में जाते हो कि पहले, अब तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। पत्तल जिसे हम बोलते हैं, एक पत्ती का जो प्लेट मिलता था पहले, वो अब गायब हो गया मार्केट से। अब आपको नहीं मिलेगा। किसी बहुत गांव वगैरह में चले जाओ, शायद गांव में भी अब ख़त्म हो गया है। उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता था, लोग पत्तियाँ इकट्ठा करते थे, बनाते थे। और आज की डेट में क्या है कि मशीन्स आ गई हैं, वो एक बार में तुरंत उसको आप वहाँ मटेरियल डालो, वो सीधे जो है काफ़ी सारा प्रोड्यूस कर देती हैं। तो यही कहने का मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है वो जब आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बिजनेस को वो पॉजिटिव वे में जो है इफेक्ट करती है, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी है। और अगर आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। अब ये आप लाइन बाय लाइन इन सब चीज़ों को पढ़ लो, जो मेन कोर चीज़ थी वो हमने बताया, यहाँ पे डिस्कस किया। अब पॉलिटिकल और लीगल जो है, ये यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात हम कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल लीगल में देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। पॉलिटिकल का मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका कैसा जो है पूरा व्यवहार है। और लीगल का हो गया जो आपके यहाँ लॉ है वो कैसा है, उसका इन्फोर्समेंट कैसा है। इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, और ये थोड़ा पॉलिटी की चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको आप लोग क्लियर समझ पाओ। देखो पॉलिटिकल लीगल में ये चीज़ें क्या है, हाँ यहाँ पे इसको एक करके दिया है, हम इसको थोड़ा अलग समझने की कोशिश करते हैं। देखो पॉलिटिक्स में ऐसा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी अभी क्या आइडियोलॉजी है, उसकी जो मेजॉरिटी है वो कैसी है, और उसकी स्टेबिलिटी कैसी है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप सुनते हो कि जब एक गवर्नमेंट आती है तो आप न्यूज़ में अक्सर देखते हो या अपोजिशन लगाता है कि ये इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। फिर दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उनके ऊपर भी इसी तरह का आरोप लगता है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी आइडियोलॉजी है कि वो क्या सोचते हैं, कैसी विचारधारा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जब मान लीजिए आपकी करंट आइडियोलॉजी जो है गवर्नमेंट की आपके बिजनेस से मैच करती है, तो सिर्फ इतना नहीं इम्पोर्टेंट है। आप मान लीजिए आज इन्वेस्ट कर दिए, कल को दूसरी गवर्नमेंट आती है, स्टेबिलिटी नहीं है, सरकार गिर गई, नहीं आती है, और तो आपको वो निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है आपके बिजनेस पे। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जो भी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है वो अच्छी हो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आइडियोलॉजी के साथ साथ। और फिर और चीज़ें हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है उसका नेचर कैसा है, ग्रुप्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें आप उसी में कर सकते हैं। मेनली अगर जो पॉलिटिकल लेवल पे जो उनकी जो थिंकिंग है, जो आइडियोलॉजी है, तो पूरे ब्यूरोक्रेसी में वो उस हिसाब से काम कराते हैं। जैसे अगर कोई किसी गवर्नमेंट का है कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रोसीजर मतलब बढ़ावा देना है मैन्युफैक्चरिंग को, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएगी, अपने जो और डिपार्टमेंट्स हैं उनको बोलेगी कि जल्दी क्लियरेंस करो, किसी को लटकाना है तो लटकाएगी। तो ब्यूरोक्रेसी जो है पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, उसी के हिसाब से उसी के इशारों पे काम करेगी, क्योंकि वो उनके अंडर में काम करते हैं। फिर लीगल इन्वायरमेंट का, तो लॉ कैसे हैं, लॉ का इन्फोर्समेंट कैसा है, आपके यहाँ किसी चीज़ को लेके लॉ कैसे हैं। जैसे अभी मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी का देंगे तो क्रिप्टो करेंसी पे कोई लॉ नहीं है। एक और चीज़, लॉ जो है आपका पार्लियामेंट भी बना सकता है, और अगर कोई वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का तो उसको भी लॉ माना जाता है। तो इसलिए लॉ के केस में हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे, तभी लीगल इन्वायरमेंट ने सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं इंक्लूड किया। जैसे क्रिप्टो करेंसी का लेते हैं, आरबीआई एक जो है गवर्नमेंट एजेंसी है, उसने क्रिप्टो करेंसी 2018 में बैन की थी। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है कहा कि ये बैन गलत है। तो क्या हुआ कि आप इसको लॉ ही मान सकते हो एक तरह से, कि जो उसका वर्डिक्ट आया उसने वैलिड करार कर दिया क्रिप्टो करेंसी को। तो जो मान लीजिए कंपनीज हैं
इन्वेस्ट करना चाह रही हैं या प्लेटफॉर्म है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे उसका लॉ कैसा है, उसके रिगार्डिंग लॉ अगर सपोर्ट कर रहा है आप तभी वहाँ पे काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं। और लॉ का इन्फोर्समेंट कैसा है, कई जगह लॉ तो बन जाते हैं लेकिन इन्फोर्स नहीं होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफेयर, देखिए कंज्यूमर को अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए कोई लॉ है कि नहीं है, कंपनीज को अनफेयर कंपटीशन से बचाने के लिए कोई है कि नहीं। आप सुने होंगे कि जब सबसे फेमस केस इसका मैं बताता हूँ अनफेयर कंपटीशन से, एयरटेल और जियो का। एयरटेल ने कहा कि ये अनफेयर कंपटीशन है क्योंकि जियो फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो ट्राई ने वहाँ पे क्या काम किया, ट्राई वहाँ पे इंटरफेयर की और उसने जो है चीज़ों को सॉल्व किया। तो यही है कि अगर अनफेयर कंपटीशन है कहीं पे तो उसको गवर्नमेंट जो है किस हिसाब से वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही है। और इंटरेस्ट है सोसाइटी का तो उसके बारे में, और सोशल ग्रुप्स बाकी सब चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि एक ग्रुप बनाना कि आप ग्रुप बना सकते हो जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रोथ ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में दिया। ये सब चीज़ें यहाँ पे अभी इसलिए नहीं डिटेल में पढ़ रहे हैं कि पूरा चैप्टर खुद ही बिजनेस एनवायरनमेंट का है। बिजनेस एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें फिर रिपीट होंगी, अभी आप इसको समझ लीजिए। फिर सोशियो कल्चरल में आते हैं हम। सोशियो कल्चरल है इन्वायरमेंट। सोशियो कल्चरल में है कि of a country refers to the characteristics of the society in which a business organization operates। कहीं भी आप सोसाइटी में जहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेट कर रहा है वहाँ का सोसाइटी का कल्चर कैसा है, वहाँ का मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। देखिए वहाँ का पैटर्न कैसा है, लोगों की सोच कैसी है, विचारधारा कैसी है, कास्ट स्ट्रक्चर कैसा है, फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशन का क्या सिस्टम है, लिटरेसी रेट वहाँ कैसा है, लोगों का क्या मान्यता है, क्या धारणाएं हैं, क्या बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वहाँ के लोगों का एटीट्यूड कैसा है, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस कैसा है, लोगों का बाइंग बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इस पर एक से एक करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि लिटरेसी रेट अगर ज़्यादा होगा तो लोग पढ़ लिख के चीज़ें ध्यान से, अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं तो उसको प्रेफर करेंगे। वो सीधे दुकान पे पैसा दे के नहीं कहेंगे कि हमको प्रोडक्ट चाहिए, आप कोई भी प्रोडक्ट दे दो, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, बल्कि वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और ध्यान से ही प्रोडक्ट को खरीदेंगे। उसके बाद है कस्टम्स एटीट्यूड। कस्टम हो गया कि जो मान्यताएं हैं, बिलीव्स, वैल्यूज़, मान्यता, विचारधारा, और जो प्रथाएं हैं, कस्टम मतलब प्रथाएं हो गई, वैल्यूज़ मतलब आप वैल्यू कह सकते हो कि खुद की अंदर से जो आती है एक थोड़ा मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को डिफाइन कर पाना। वैल्यू सिस्टम का मतलब कि आपके यहाँ जैसे जो संस्कार कह सकते हो, कल्चर कह सकते हो, जैसे बड़ों का पैर छूना, इस तरह की चीज़ें। बिलीव्स है, बिलीव्स आप कुछ चीज़ जिसको मानते हो, मान्यताएं होती है आपकी, आप भरोसा करते हो किसी चीज़ में, कि जैसे इंडिया में है कि यहाँ भगवान होते हैं, यहाँ ऐसा होता है, तो इस तरह की सूर्य देवता हुए, इस तरह की चीज़ें हम कंसीडर करते हैं, तो ये हमारा जो है बिलीफ है। और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट बिजनेस पे बहुत पड़ता है। जैसे कि गाय हमारी माता है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि मैकडी जब इंडिया में आई, मैकडी बाहर जो है वो बीफ सर्व करती है, लेकिन इंडिया में जब आई तो उनको पता था कि यहाँ के लोगों की मान्यताएं, हालांकि बाद में इलीगल भी है, लेकिन उनको पता है कि लोगों की मान्यताएं अगर वो ऐसा करेंगे तो हमेशा के लिए उनका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने उस चीज़ों को बदला। फिर यहाँ का जो टेस्ट प्रेफरेंस है उस हिसाब से उन्होंने पढ़ा और यहाँ पे क्या किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया आलू टिक्की बर्गर। तो क्या है, बाहर आपको इस तरह की चीज़ें अगर आप उनका मेन्यू देखोगे नहीं मिलेगा। KFC का आप देखो मेन्यू यहाँ से न्यूजीलैंड से अलग है, आप यहाँ पे मैच कराओगे तो अलग है। तो जहाँ पे भी कंट्री जा रही है वो वहाँ के हिसाब से अपने आप को कस्टम करती है, मतलब बदलती है, बनाती है प्रोडक्ट्स को, एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से वो डिज़ाइन करती है। आप कई व्हीकल्स का देखोगे, जो स्विफ्ट यहाँ इंडिया में बिकती है, एकदम मजबूत क्वालिटी की तो है नहीं, हल्की है, एकदम बहुत हल्की है, लेकिन आप जो इसकी यूरोप में बिकती बहुत ही मजबूत है, हालांकि उसकी प्राइसिंग भी ज़्यादा है। तो वो पता है कि लोग का जो टेस्ट है कैसा है, प्रेफरेंस है वो कैसा है, बाइंग बिहेवियर कैसा है, उस हिसाब से सेम प्रोडक्ट को आप देखोगे कंट्री टू कंट्री जो है वो चेंज होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें सोशियो कल्चरल में आती हैं। आप किस हिसाब से, अब जैसे सलवार सूट US में नहीं बिकता है, यहाँ पे क्या है, आप बड़े बड़े ब्रांड्स को देखोगे वो यहाँ इंडिया के हिसाब से वो उनका प्रोडक्शन होगा, यहाँ के हिसाब से वो जो है प्रोड्यूस करेंगे गुड्स को। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी
सोशियो कल्चरल इफ़ेक्ट होता है गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये सोसाइटी ही होती है जो किसी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करती है, किसी प्रोडक्ट को रिजेक्ट करती है। तो सोसाइटी का एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोसाइटी के एक्सेप्टेंस के लिए वहाँ के कस्टम, एटीट्यूड, बिलीव्स, वैल्यूज़, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के, टेस्ट प्रेफरेंस को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि लाइफस्टाइल की, तो लाइफस्टाइल मतलब एक जीने का ढंग, एक तरीका। आप अगर बड़े शहर में जाओ, वहाँ के लोग जो है बाहर जाके खाना वीकेंड पे पसंद करते हैं, मूवी देखना पसंद करते हैं, इस तरह की चीज़ें पैसा खर्चा करना पसंद करते हैं। आप यहीं रूरल एरियाज़ में जाओ, वहाँ के लोग इस सब चीज़ों को फिजूल खर्ची मानते हैं। उनका जो लाइफस्टाइल है, यहाँ कोई भी गलत नहीं है, इसको मत समझिएगा कि कोई इन्फीरियर है, कोई सुपीरियर है। बल्कि मेरा मानना है कि गाँव के लोग ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। तो अगर हम बात करें, क्योंकि गांव के लोग नेचर कल्चर को ज़्यादा कंजर्व करते हैं, इसलिए मेरा मानना है, कोई ऑफेंड मत होना। उसके बाद गांव में आप अगर देखोगे तो गांव में लोगों का है कि वो खेल कूद पे या पर्सनल अटैचमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो इस तरह की वीकेंड की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे रोज़ क्रिकेट खेलने जाते हैं, या जो काम भी कर रहे हैं खेत में, वो शाम को बाजार जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लाइफस्टाइल अलग है पूरी तरह से। आप एक पीवीआर जो है किसी रूरल एरिया में नहीं खोल पाओगे, वो वहाँ नहीं चलेगा। और ठीक उसी तरह जो है आपकी और चीज़ें जो गांव में फेमस होंगी, वो आपकी एक महाराष्ट्र के किसी, मुंबई में किसी एक अच्छी जगह पे नहीं चल पाएंगी। तो जो लाइफस्टाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो उसी हिसाब से लाइफस्टाइल के हिसाब से होती है। और इस तरह की चीज़ें जो है रहती हैं। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिया भी है। मैं पढ़ा नहीं था, लेकिन देखिए सेम एग्जांपल दिया है यहाँ पे मैकडी का। तो ये पूरा चैप्टर था, और चैप्टर अब ख़त्म हुआ, फिर आगे मिलेंगे हम लोग। और अगर आपको ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन रहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी तरह से केस स्टडी अच्छे एग्जाम्पल के साथ मिले, जिससे आप रिलेट कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ। फिर भी कोई डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।